हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे मामा भांजा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वित्त संस्थान का सेकेंड लेक्चर। इससे पहले मैंने आप लोगों को वित्त संस्थान का जो है पहला लेक्चर पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे। यहाँ मैंने आप लोगों को ये कल बता दिया था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता दी थी कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर भारत में क्या हुआ, बैंकों का विकास किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में बताया था। तो मैं एक बार रिवीजन करवा देती हूँ कि भारत में यूरोपियन पद्धति के आधार पर 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी, जो किसके तहत की गई थी या फिर किसके द्वारा की गई थी, तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा की गई थी। लेकिन कुछ वित्त समस्याएं, यहाँ वित्त लिखना, कुछ वित्त समस्याओं के कारण इसे 1830 में क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। फिर भारत में प्रांत के आधार पर 3 बैंकों का क्या किया गया, उसकी स्थापना की गई। जो 3 बैंक ये है, पहली हो गई बैंक ऑफ बंगाल जो कि 1806 में स्थापित की गई थी। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में की गई थी और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में की गई थी। तो ये तीनों बैंक जो कि प्रांत के आधार पर हमारे भारत में स्थापित की गई थी, ये मैंने आप लोगों को कल अच्छे से बता दिया था। आज थोड़ा रिवीजन करते हैं इसी पर। अब आता, मैंने कहा था 3 बैंक है, जो 3 बैंक थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1862 में प्रेसिडेंसी बैंक की संज्ञा दे दी गई। फिर इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी संज्ञा दी। उसके बाद 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपोरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया या फिर इंपोरियल बैंक इसका नाम कर दिया गया। फिर बाद में ब्रिटिश सरकार ने 1860 में संयुक्त पूंजी एक्ट पारित किया गया और जिसके तहत कहा गया कि सभी बैंक, जो भी बैंक स्थापित की जाएगी वो सीमित देयता के आधार पर स्थापित की जानी चाहिए। तो सीमित देयता पर आधारित होने वाला पहला बैंक कौन सा है? सीमित देयता के आधार पर स्थापित होने वाला पहला बैंक है अवध कॉमर्शियल बैंक। क्या हुआ? सीमित देयता के आधार पर स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा है? अवध कॉमर्शियल बैंक है, जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। तो ये भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक माना जाता अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बताया था भारत का पूर्णतः भारतीय द्वारा संचालित बैंक कौन सा है, तो वो है पंजाब नेशनल बैंक है। कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक के रूप में स्थापित की गई थी, जो कब किया गया था? 1894 में। इसमें लाला लाजपत राय और दयाल सिंह का पूरा सहयोग आता था। भारत का निजी क्षेत्र का पहला बैंक इलाहाबाद बैंक है, जो कि कलकत्ता में था। इसकी स्थापना 1865 में की गई थी। और भारत में बैंकों का सर्वाधिक विकास किस समय हुआ? बंगाल विभाजन के पश्चात ही भारत में बैंकों का विकास हुआ। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही हमारे भारत में बैंकों का विकास हुआ। ये मैंने आप लोगों को कल बता दिया था, इसलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ाना है ना। अब यहाँ से मेरे को पढ़ाना है बैंकों का इतिहास, बैंक की हिस्ट्री। मैंने कहा था बैंक का इतिहास मैंने पढ़ा दिया आपको। हमारे भारत में किस प्रकार से बैंक स्थापित की गई, हमारे भारत में जो बैंक की स्थापना की गई थी वो किस पद्धति पर की गई थी, तो यूरोपियन पद्धति के आधार पर की गई थी। ठीक है, 1770 में ये बताया था मैंने। फिर हमारे भारत में की गई थी 1770 में बैंक का विकास शुरू हुआ था। परंतु पहले वैदिक काल में, जैसे मैं आपको बताती हूँ, वैदिक काल में भी जो क्या है, अब बैंक क्या होती है? बैंक क्या है? वित्त का लेन देन करने वाली संस्था। तो वैदिक काल में जो हमारे यहाँ वर्तमान में बैंक है जो कि वित्त का लेन देन करती, उसी प्रकार जो वैदिक काल में उस तरह का जो संस्था हुआ करती, उसको किस नाम से जानते थे? तो न पात्रा या फिर न लेखा के नाम से उसका उल्लेख मिलता है। मतलब बैंक की तरह ही एक संस्था हुआ करती थी वैदिक काल में, उसको क्या कहते थे? न पात्रा या फिर न लेखा के नाम से जाना जाता था। फिर आता मनुस्मृति में भी क्या है? ब्याज की दरों का वर्णन प्राप्त होता। मनुस्मृति में भी हमें ब्याज की दरों का वर्णन प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ वेदों में भी एक कुदसीन नामक पद था, जो क्या करता था? बैंक की तरह कार्य करता था, वित्त का लेन देन करता था। उसको वेदों में क्या कहा गया? उसको कुदसीन नामक एक पद था, जो कि वित्त का लेन देन करता था। ठीक है, फिर मुगल काल में भी वित्त का लेन देन करने वाले 2 जो संस्था थे, जिसको कहते हैं दस्तावेज ए इंदु तालाब, और एक था जो कि वर्तमान के किसके जैसा आता है? डिमांड ड्राफ्ट मतलब डीडी। ये क्या होता है आगे आप लोगों को मैं डिटेल से बताऊंगी। तो मुगल काल में भी जो बैंक की तरह कार्य करने वाला, जो वर्तमान के हमारे यहाँ डीडी के जैसा होता है, डिमांड ड्राफ्ट की तरह होता है, उसका नाम क्या था? दस्तावेज ए इंदु तालाब था। दूसरा था दस्तावेज ए मियादी, जो कि हमारे यहाँ एफडी की तरह है, फिक्स डिपॉजिट की तरह है। तो इतना समझ में आया कि हमारा इतिहास
जब प्राचीन समय में भी जो वित्त का लेन देन करने वाली जो संस्था हुआ करती थी उनको किन किन नाम से जानते, जैसे वैदिक काल में इसको न पात्रा या न लेखा के नाम से जाना जाता है। और जो मनुस्मृति उसमें भी ब्याज की दरों का वर्णन प्राप्त हुआ हमें। साथ ही साथ वेदों में भी एक कुदसिन नामक पद हुआ करता था जो कि वित्त का लेन देन करता था। और मुगल काल में भी दस्तावेज ए इंदु तालाब और दस्तावेज ए मियादी इस तरह के क्या है पद हुआ करते थे, या फिर इस तरह की जो संस्था हुआ करती थी जो वित्त का लेन देन करती थी। ठीक है, आया समझ में अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब आता है बैंक का राष्ट्रीयकरण। अब राष्ट्रीयकरण क्या होती है? बैंक का राष्ट्रीयकरण क्या होता है? मान लेते जैसे हमारे पास जो निजी संपत्ति है और हम उसका हस्तांतरण किसको कर रहे हैं? सरकार को। तो जो हमारी निजी संपत्ति है उसका हस्तांतरण सरकार को कर देना ही ये क्या कहलाता है? राष्ट्रीयकरण कहलाता है। चलो आइए जानते हैं राष्ट्रीयकरण क्या है। तो राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य है कि हमारी जो निजी संपत्ति है, हमारी जो निजी संपत्ति है स्वयं की किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति है, उसको सरकार को हस्तांतरण मतलब सरकार को देना, उसको क्या करना? सरकार को देना और सरकार के द्वारा उसे अपने पूर्ण नियंत्रण के अधीन किया जाना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रीयकरण। तो जो बैंक पहले क्या हुआ करती, जब स्थापना की गई थी उसमें निजी संपत्ति थी, परंतु जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो वो सरकार की हो गई, उस पर जो पूर्ण नियंत्रण है वो सरकार का हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो क्या कहा गया? राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य उस निजी संपत्ति से जो सरकार को हम हस्तांतरित कर देते, सरकार को ट्रांसफर कर देते, जो कि सरकार का उसका क्या हो जाता? पूर्ण नियंत्रण हो जाता, उसे ही हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीयकरण कहेंगे, अर्थात बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो हमारी निजी संपत्ति को सरकार को देना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रीयकरण कहलाता है। तो सबसे पहले किसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी क्या है? 1 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1 जनवरी 1949 को हमारे आरबीआई बैंक का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर 1 जुलाई 1955 को इंपोरियल बैंक, जो कि 3 बैंकों से मिला था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों बैंकों का नाम चेंज कर दिया था 1921 में। ये जो बैंक थी कौन कौन सी बैंक है? एक तो हो गई बैंक ऑफ बॉम्बे या फिर बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में क्या नाम कर दिया गया था इन तीनों बैंक का? इंपीरियल बैंक या फिर इंपोरियल, क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर 1921 में इन तीनों का नाम चेंज कर दिया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों बैंकों का नाम चेंज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था 1921 में। तो इन तीनों बैंक का भी राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को इंपोरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर बाद में इंपोरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया जो कि 1 जुलाई 1955 को किया गया था। फिर इंपोरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसी समय जो उसका नाम भी चेंज कर दिया और क्या कर दिया गया? SBI रखा गया। तो हम कह सकते हैं कि SBI का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया था और उसी समय उसकी स्थापना भी की गई थी। तो उसके राष्ट्रीयकरण और उसकी स्थापना हम एक ही जगह मानेंगे। 1 जुलाई 1955 को SBI का क्या किया गया था? SBI का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था और साथ ही साथ उसकी स्थापना भी हुई थी या फिर उसका नाम परिवर्तन हुआ था। इससे पहले SBI का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, परंतु उसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। और ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना हुई उस समय, तो वो किस समिति की सिफारिश हुई थी? तो गोरवाला समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। इतना समझ में आया आप लोगों को?
ठीक है, मैंने बताया कि राष्ट्रीयकरण क्या होता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या होता है। तो जो बैंक है वो किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति है, उसका हस्तांतरण मतलब उसका ट्रांसफर हम सरकार को कर दे या फिर उसका संचालन करने का जो अधिकार है पूरा की पूरा वो हम सरकार को दे दे, तो वही क्या कहलाता है, राष्ट्रीयकरण। तो हमारे यहाँ पर आरबीआई का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। उसके पश्चात 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसका पहले नाम था इंपोरियल बैंक ऑफ इंडिया। इतना समझ में आया। एसबीआई की स्थापना किस समिति के तहत हुई, तो गोरवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, आप लोगों को ये स्लाइड समझ में आया, राष्ट्रीयकरण क्या होता है ये समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, अब क्या होता है कि और दूसरी हमने एसबीआई और आरबीआई पहले जिनका राष्ट्रीयकरण किस प्रकार से वो बता दिया, परंतु अन्य बैंक भी है जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो उनके बारे में जानते हैं। तो भारत सरकार ने 1960 में 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या हुआ, कब, 1960 में 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिन्हें जो 8 बैंक थी इन्हें क्या किया गया, एसबीआई की सहायक शाखा के रूप में स्थापित किया गया। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि भारत सरकार ने 1960 में 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिन्हें एसबीआई की सहायक शाखा के रूप में स्थापित किया गया। मतलब 1960 में 8 बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था उनको एसबीआई की सहायक शाखा के रूप में स्थापित किया गया था। फिर आगे चलकर 2017 में भारत सरकार ने एसबीआई की जो सहायक शाखाएं थी, कितनी थी, 8 सहायक शाखाएं। तो 2017 में भारत सरकार ने एसबीआई की जितनी भी सहायक शाखाएं थी, ये सहायक शाखाएं थी, इनका जो विषय था, मतलब इन शाखाओं का विषय एसबीआई में कर दिया। मतलब जो 1960 में 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि एसबीआई की सहायक शाखा के रूप में स्थापित की गई थी, परंतु 2017 में जो 8 सहायक शाखाएं थी किसकी, एसबीआई की, उनको क्या कर दिया गया, एसबीआई में शामिल कर दिया गया। मतलब उसको अंतर एसबीआई का विषय बना दिया। मतलब जो 8 बैंक थे उनका विलय कहाँ पर कर दिया, एसबीआई में कर दिया। इतना समझ में आ गया। चलो, फिर क्या हुआ, साथ ही साथ 2013 में स्थापित महिला बैंक का विलय भी हमने किसमें कर दिया गया, एसबीआई में कर दिया। मतलब 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो किया गया 2017 में, सॉरी 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 8 बैंकों को तो एसबीआई में मिलाया गया। साथ ही साथ 2013 में स्थापित एक बैंक जिसका नाम है महिला बैंक, तो 2013 में स्थापित महिला बैंक का भी राष्ट्रीयकरण महिला बैंक का भी विलय किसमें कर दिया हमने, एसबीआई में कर दिया। आया सन में। फिर आगे आता है 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले एसबीआई और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, फिर 1960 में 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनको सभी को एसबीआई में शामिल कर लिया गया, है ना, एसबीआई में शामिल कर दिया। फिर जो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये वे बैंक थी, मतलब ये 14 बैंक वे बैंक थी जिनकी पूंजी कितनी थी, 50 करोड़ से अधिक थी। आया समझ में, क्या कहा मैंने, चलो एक बार बता देती हूँ। चलो इसको जूम कर लेती हूँ थोड़ा, यहाँ बताती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या कहा आप लोगों को कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को किया गया। फिर उसमें एसबीआई का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण या उसका नाम भी चेंज कब किया गया, 1 जुलाई 1955 को किया गया। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण भी और उसकी स्थापना भी की गई थी। फिर बाद में 1960 में, है ना, कब किया गया था, 1960 में 8 बैंकों का क्या किया गया था, जो 8 बैंक थी उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, परंतु इनको राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात एसबीआई की सहायक शाखा के रूप में शामिल किया गया। फिर इन जो 8 बैंक थी इनको ही 2017 में क्या कर दिया गया, इनको ही 2017 में इन 8 बैंकों का ही 2017 में क्या कर दिया गया, एसबीआई में विलय कर दिया या फिर एसबीआई का विषय बना दिया एसबीआई का विषय। फिर 2013 में एक स्थापित हुई थी बैंक जिसका नाम है महिला बैंक। तो 2013 में स्थापित महिला बैंक का भी राष्ट्रीयकरण किसने कर दिया,
सॉरी विलय किस में कर दिया गया, तो इसका विलय भी कहाँ कर दिया गया, एसबीआई में कर दिया गया। इतना समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या कहा, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, अभी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। तो क्या हुआ, पहले आपको बताती आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को। और जो 8 बैंक थी 1960 में उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनको एसबीआई की किसमें सहायक शाखा है, सहायक शाखाओं के रूप में इसके क्या कर दिया गया, शाखाओं के रूप में इसे स्थापित किया गया था। फिर बाद में 2017 में ये 8 बैंकों को एसबीआई में विलय कर दिया गया। फिर 2013 में एक महिला बैंक थी, उसका भी कहां पर, एसबीआई में विलय कर दिया। इतना समझ में आ गया, मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फिर मैंने कहा आप लोगों को एक जो 14 बैंक है जिनका विलय हो रहा है, जिनका राष्ट्रीयकरण हो रहा है, वो कौन सी है, तो 19 जुलाई 1949 को, क्या कहा, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। जो 14 बैंक उसका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, तो ये जो 14 बैंक है इनका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, तो इनकी पूंजी कितनी है, 50 करोड़ से अधिक है। इनकी जो पूंजी है वो कितनी है, इनकी पूंजी है 50 करोड़ से अधिक की है। तो याद रखना 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, परंतु ये 14 बैंक वो बैंक थी जिनकी पूंजी क्या थी, 50 करोड़ से भी अधिक थी। तो यहाँ देख लो, जो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये वे बैंक थी जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, ठीक है। चलो अब आता है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और होता है। 6 बैंक राष्ट्रीयकरण कौन कौन से हुए, तो देखो 15 अप्रैल 1980 को 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये 6 बैंक का, तो 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये वे बैंक थी जिनकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। ये कौन सी बैंक थी जिनकी पूंजी कितनी थी, 200 करोड़ से भी अधिक थी, क्या थी इसकी पूंजी। तो जो 14 बैंक थी उनकी पूंजी कितनी थी, तो 50 करोड़ तक थी, 50 करोड़ तक थी। परंतु जो 6 बैंक है इनका राष्ट्रीयकरण किया गया, तो इनकी पूंजी कितनी है, 200 करोड़ से भी क्या थी, अधिक की थी इनकी पूंजी। फिर चलो देखो, मैंने आप लोगों को बताया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था इसका राष्ट्रीयकरण, ठीक है। तो देखो इसकी स्थापना, पहले एसबीआई की स्थापना देखते। एसबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। एसबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर आता है, हाँ ये यहाँ दिया है 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना भी की गई और उसी समय इसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, ठीक है। चलो 1934 तक इंपोरियल बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करा। मतलब जब तक उसकी स्थापना नहीं हुई थी, एसबीआई का उसका नाम नहीं चेंज किया था, पहले इंपोरियल बैंक थी। 1921 तक इसका नाम क्या कर दिया था, इंपोरियल कर दिया था, इंपीरियल बैंक कर दिया था। तो जब तक इंपोरियल बैंक का नाम चेंज नहीं किया तब तक वो क्या कर रहा था, इंपीरियल केंद्रीय बैंक के रूप में काम कर रहा था। तो 1934 तक क्या किया इसने, इंपीरियल बैंक ने केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, ठीक है। बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, उसका नाम एसबीआई रख दिया गया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। चलो अब हमें आरबीआई के बारे में पढ़ना है, तो हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे आरबीआई की भूमिका पढ़ना है, उसका गठन किस प्रकार से हुआ उसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उसकी संरचना क्या है, उसमें कितने सदस्य होते हैं वो पढ़ेंगे, आरबीआई के क्या क्या कार्य होते हैं और उसकी मौद्रिक नीति क्या है उसके बारे में जानेंगे। चलो पहले तो भूमिका देख लेते हैं। भूमिका क्या है, तो हमारा जो आरबीआई है वो क्या है, केंद्रीय बैंक है।
आरबीआई क्या है? एक केंद्रीय बैंक। तो देखो आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है। आरबीआई क्या है? भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो एक स्वतंत्र निकाय संस्था के रूप में कार्य करता है, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आरबीआई है, तो उसके अंडर में सभी बैंक आती है, तो वो एक स्वतंत्र निकाय हुआ। तो हमारा जो आरबीआई बैंक है वो है एक केंद्रीय बैंक के रूप में है, साथ ही साथ ये क्या है? एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, इतना ही याद रखना है कि आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो एक स्वतंत्र निकाय संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। अब आगे बढ़ते इसका गठन। अब आरबीआई का हम बोलते हैं, आरबीआई का हमने राष्ट्रीयकरण पढ़ा, उसकी स्थापना पढ़ी, परंतु स्थापना किस प्रकार से हुई थी, उसका गठन है वो किस प्रकार से हुआ था उसके बारे में जानेंगे। चलो तो अब क्या है? इसका गठन पढ़ते हैं। इसका गठन हुआ था जॉन हिल्टन यंग आयोग। क्या कह सकते हैं इसको? जॉन हिल्टन यंग आयोग, या फिर हम उसे शाही आयोग भी कह सकते हैं, या फिर हम उसे रॉयल कमीशन भी कह सकते हैं। तो क्या कहा गया कि जो आरबीआई है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? आरबीआई पढ़ रहे हैं। तो आरबीआई का गठन किस प्रकार से हुआ? तो जॉन हिल्टन यंग आयोग या फिर शाही आयोग या फिर रॉयल कमीशन के द्वारा भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई का गठन करने की सिफारिश की गई थी। तो जो भारत में आरबीआई बैंक इसके गठन की सिफारिश की गई थी 1926 में। कब की गई थी? 1926 में। तो हमारा आरबीआई एक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है, मतलब एक स्वतंत्र निकाय संस्था के रूप में है, परंतु इसके गठन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो आप क्या कहोगे? जॉन हिल्टन यंग आयोग, या फिर उसे हम शाही आयोग भी कह सकते, साथ ही साथ इसे हम रॉयल कमीशन भी कह सकते। तो ये एक ही नाम है ना, इनको नाम को याद रख लेना। एक है जॉन हिल्टन यंग आयोग, दूसरा है शाही आयोग, तीसरा है रॉयल कमीशन। तो इसकी सिफारिश कब की गई थी? 1926 में, है ना, कि आरबीआई का गठन करे करके इन्होंने क्या किया? एक आयोग बनाया, उसके तहत इसके गठन की सिफारिश की गई। ठीक है, फिर ब्रिटिश सरकार ने 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 बना दिया। फिर ब्रिटिश सरकार, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार थी, तो उसने क्या कर दिया? ब्रिटिश सरकार ने क्या है? आरबीआई की स्थापना करने के लिए 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 बना दिया, अर्थात आरबीआई अधिनियम 1934 बनाया गया, और इसके तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। तो पहले क्या है? आरबीआई का गठन की सिफारिश किस प्रकार से की गई? जॉन हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश, या फिर हम उसको रॉयल कमीशन कह सकते, साथ ही हम शाही आयोग कह सकते। तो इसकी सिफारिश पर ही क्या हुआ? 1926 में इसकी सिफारिश की गई, इसके गठन की सिफारिश की गई, और ब्रिटिश सरकार ने 1934 में आरबीआई एक्ट बनाया गया, जिसके तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई। ठीक है, फिर प्रारंभ में जब आरबीआई की स्थापना की गई थी उस समय इसकी पूंजी कितनी थी? तो क्या कहोगे? आरबीआई की प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? 5 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। मतलब आरबीआई की स्थापना की जा रही है तो उस समय उसकी पूंजी कितनी निर्धारित की गई थी? 5 करोड़ तक की इसकी पूंजी निर्धारित की गई थी। फिर आरबीआई की स्थापना के समय क्या मैंने कहा आप लोगों को, अभी इसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, मतलब अभी यह सरकार के हस्तांतरण या फिर उसके संचालन में उसके अंडर में नहीं है। पहले ये स्थापित हुआ होगा तो किसी निजी संस्था के रूप में ही हुआ होगा। तो आरबीआई स्थापना के समय एक निजी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा था, निजी क्षेत्र का बैंक था, क्योंकि इसका राष्ट्रीयकरण तो 1949 को हुआ था। उसकी स्थापना हो गई थी 1 अप्रैल 1935 को। क्या हुई थी इसकी स्थापना? कौन से एक्ट के तहत हुई थी? तो 1934 के एक्ट के तहत, अर्थात आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। फिर बाद में इसका जो 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो जब तक इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया तब तक तो ये निजी केंद्रीय बैंक के रूप में ही कार्य कर रहा होगा। ठीक है, तो आया समझ में आप लोगों को? इसको किस आयोग के तहत बनाया गया था, इसको कौन से एक्ट के तहत बनाया गया था, और इसकी जो प्रारंभिक पूंजी थी कितनी थी, है ना, और ये प्रारंभ में किस तरह से कार्य कर रहा था उसके बारे में बता दिया है। चलो अब यहाँ बताती हूँ मैं आप लोगों को जो प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहाँ हुआ करता था। तो प्रारंभ में जो आरबीआई है ना, आरबीआई प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में था। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर आता था? कलकत्ता में आता था। परंतु 1937 में इसका जो मुख्यालय कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया? मुंबई में। तो याद रखना कि प्रारंभ में जो आरबीआई है उसका मुख्यालय कहाँ पर था? कलकत्ता में था। फिर 1937
1937 में क्या इसका जो मुख्यालय कहाँ पर कर दिया गया, मुंबई महाराष्ट्र में इसका क्या कर दिया गया, मुख्यालय स्थानांतरित किया गया। और इसके अंतर्गत स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, तो आरबीआई के 31 स्थानीय कार्यालय है। मतलब आरबीआई के कितने कार्यालय है, तो क्या कहोगे 31 स्थानीय कार्यालय है जो अलग अलग राज्य की राजधानियों में क्या है, स्थापित किए गए हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये क्या है, आरबीआई का लोगो है। ठीक है, ये क्या है, ये आरबीआई का लोगो। इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक ताड़ का पेड़ दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, एक ताड़ का पेड़ दिख रहा है और एक क्या है, बाघ है। तो ये हमारा क्या है, आरबीआई का लोगो है। देखो ये क्या है, आरबीआई का एक लोगो दिख रहा है आपको। यहाँ पर लिखा है क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, नीचे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। इसमें एक ताड़ का पेड़ दिख रहा होगा आपको और एक क्या है, बाघ है। मतलब इसका जो संकेत है या फिर इसका जो लोगो है वो क्या है, तो एक ताड़ का पेड़ है और एक बाघ है। ठीक है, चलो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो अब पढ़ते हैं इसकी संरचना। संरचना माने क्या होता है कि आरबीआई में कितने सदस्य हैं, है ना। आरबीआई में जो भी कार्य करने वाले अधिकारी या फिर सदस्य कितने हैं वो जानते हैं। चलो तो 31 सदस्यों के केंद्रीय बैंक बोर्ड है। मतलब हमारा जो आरबीआई है उसमें कितने सदस्य हैं, 21 सदस्य। और मैंने आप लोगों को कहा स्थानीय कार्यालय, स्थानीय कार्यालय कितने आरबीआई में, 31 है। तो आरबीआई में जो सदस्य है वो 21 है और स्थानीय कार्यालय कितने हैं, 31 है, जो कि अलग अलग राज्य की राजधानियों में स्थानांतरित मतलब क्या है, कार्यरत किए हैं, कार्य कर रहे हैं। तो देखो आरबीआई में कितने सदस्य है, 21 सदस्य है। इसमें सरकारी निदेशक भी होते हैं। इसमें सरकारी निदेशक, देखो इसमें क्या है, सरकारी निदेशक कौन कौन होते हैं, मतलब सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाते हैं, उनको हम सरकारी निर्देशक बोलते हैं। तो इसमें सरकारी निर्देशक होता है, एक गवर्नर होता है। ठीक है, एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते। मतलब सरकार कुल मिलाकर 5 सदस्यों की नियुक्ति करती है आरबीआई में। ठीक है, हम 21 हमें पढ़ना है, परंतु सरकार के द्वारा अर्थात सरकार के द्वारा कौन कितने सदस्य की नियुक्ति की जाती, तो 5 सदस्य। 5 सदस्य कौन है, तो एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर कह सकते हैं या फिर हम उप गवर्नर भी कह सकते हैं। तो आरबीआई के द्वारा कितने सदस्य आरबीआई में कार्य करते हैं, तो आप क्या कहोगे 21 सदस्य। और उसमें जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते सदस्य कितने हैं, 5 हैं, जिसमें एक होता है गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गैर सरकारी निर्देशक। मतलब कि सरकार के द्वारा आरबीआई के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती परंतु सरकार के द्वारा भी की जाती। जैसे आप बता देते आप लोगों को गैर सरकारी निर्देशक। इसमें गैर सरकारी निर्देशक में 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो वित्त मंत्रालय से होते हैं। मतलब 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो वित्त मंत्रालय से होते हैं, जो कि सचिव स्तर के व्यक्ति होते हैं। सचिव स्तर तक के मतलब सचिव के पद तक के व्यक्ति होते हैं। फिर 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालय मतलब दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई, यहाँ से एक सदस्य को लिया जाता है। दिल्ली से एक सदस्य को लेंगे, कलकत्ता से, मुंबई से और चेन्नई से मिलाकर 4 सदस्य हो गए जो कि स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालय के होते हैं। फिर आते 10 सदस्य ऐसे होते हैं यहाँ पर गैर सरकारी निर्देशक में, जो कि भारत सरकार के द्वारा उन्हें मनोनीत किया जाता है। देखो सरकारी निदेशक कितने होते हैं, 5 होते, जो कि एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते। साथ ही साथ गैर सरकारी निदेशक में 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि वित्त मंत्रालय से होते हैं, जो सचिव स्तर के व्यक्ति होते हैं। और 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालय के होते हैं, जिसमें स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई हो, कलकत्ता, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गए, मुंबई हो गए और चेन्नई हो गया। और 10 सदस्य ऐसे होते हैं जो भारत सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलो अब पढ़ते हैं आरबीआई का गवर्नर कौन होता है, उसके बारे में जानते हैं कि आरबीआई का गवर्नर कौन है। तो पहले तो जानते हैं कि आरबीआई में जो भी सदस्य की नियुक्ति करती है वो सरकार के द्वारा की जाती। आरबीआई में सदस्य की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है, परंतु सरकार में भी कौन, कैबिनेट सचिव की सिफारिश पर सरकार उसकी नियुक्ति करती है, परंतु कैबिनेट सचिव की सिफारिश पर ही इसकी नियुक्ति की जाएगी। और आरबीआई में जो भी सदस्य, जो भी गवर्नर होगा, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो सरकार के द्वारा की जाती है, परंतु कैबिनेट सचिव की सिफारिश पर इसकी स्थापना या फिर इसकी नियुक्ति की जाती। किसकी, तो आरबीआई के गवर्नर की।
देखो यहाँ लिखती हूँ मैं, आरबीआई गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कैबिनेट के द्वारा की जाती है, मतलब सरकार के द्वारा की जाती है, परंतु कैबिनेट सचिव की सिफारिश पर की जाती है। इसका कार्यकाल, मतलब जो गवर्नर है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का इसका क्या होता है? कार्यकाल होता है। और पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, तो हाँ ये पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, ठीक है। और क्या होता है? इसकी योग्यता निर्धारित होती है क्या? इसकी योग्यता निर्धारित नहीं होती है। साथ ही साथ पहले जब भारत में क्या हुआ, आरबीआई की स्थापना की गई थी, उस समय भारत के पहले गवर्नर, भारत के नहीं कह सकते, जब ब्रिटिश सरकार के समय ही आरबीआई की स्थापना की गई थी, उस समय सबसे पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ थे। मतलब जब आरबीआई की स्थापना की गई थी प्रारंभ में ही, जब उसके जो पहले गवर्नर, उनका नाम क्या है? ऑसबोर्न स्मिथ था। और हमारे भारत के पहले गवर्नर जिनका नाम क्या है? सीडी देशमुख है, जिनका नाम क्या है? सीडी देशमुख। और वर्तमान में हमारे यहाँ पर गवर्नर कौन है वर्तमान के? तो संजय मल्होत्रा हमारे यहाँ वर्तमान के गवर्नर हैं। तो एक बार जान लो, जो आरबीआई है उसकी, आरबीआई के गवर्नर, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सरकार के द्वारा की जाती है, परंतु कैबिनेट सचिव की सिफारिश पर की जाती है। इनका जो कार्यकाल, जो गवर्नर है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? केवल 3 वर्ष का होता है। ये पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, तो हाँ होते हैं। और इनकी योग्यता निर्धारित है, तो नहीं होती, इनकी योग्यता निर्धारित नहीं होती है। और भारत के जो पहले गवर्नर कौन थे? तो आप क्या कहोगे? सीडी देशमुख। परंतु भारत के ना लगाकर हम कहे कि पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो क्या कहोगे? ऑसबोर्न स्मिथ। क्या है? देखो यहाँ पर लिख देते मैं, आरबीआई के पहले गवर्नर या फिर फर्स्ट गवर्नर कौन है? तो क्या है? ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ क्या है? ऑसबोर्न स्मिथ है। तो भारत के पहले गवर्नर जिनका नाम है ऑसबोर्न स्मिथ, नहीं भारत के नहीं, आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ है, और भारत के पहले गवर्नर सीडी देशमुख है, और हमारे यहाँ वर्तमान के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है, ठीक है। चलो यहाँ पर बताया है मैंने, ये लिखा है सर ऑसबोर्न स्मिथ है, ठीक है। चलो यहाँ पर दिया है पूरा। तो आरबीआई के गवर्नर, इसकी नियुक्ति कैबिनेट सचिव की सिफारिश पर की जाती है, भारत सरकार के द्वारा की जाती है। और इनका कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष पूर्व भी ये त्याग पत्र देकर त्याग मुक्त हो सकते हैं। और आरबीआई के पहले गवर्नर पूछा जाए तो सर ऑसबोर्न स्मिथ होंगे, और भारत के पहले गवर्नर कहेंगे तो सीडी देशमुख। और अभी वर्तमान गवर्नर कौन है? तो क्या कहोगे? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा है, ठीक है। ये मैंने बता दिया था आपको पिछले वाले इसमें। चलो ये बता दिया मैंने कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। देखो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें है, और इससे पहले 25वें कौन थे? तो क्या कहोगे? शक्तिकांत दास। पहले 25वें कौन थे? शक्तिकांत दास है। और इनका लेखांकन वर्ष कितने? आरबीआई का लेखांकन वर्ष, आरबीआई का लेखांकन वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। तो आरबीआई का लेखांकन मतलब ये 1 वर्ष में क्या करती है? लेखा जोखा, जो भी लेन देन का कार्य करती, कौन से कहाँ पर हमें लेन देन करना है, और किसको वित्त सहायता देना है, किसे वित्त लेना है, ठीक है। इनका क्या करती है? लेखांकन मतलब लेखा जोखा तैयार करते 1 वर्ष के लिए कि किसको हमें वित्त देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से लेखांकन वर्ष इनका है आरबीआई का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आता है। चलो अब ये क्या है? आरबीआई के कार्य, ये अपन अगले लेक्चर में, ये आरबीआई जो है ना, ये वित्तीय संस्थाएं हैं, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें 100 से भी ज्यादा स्लाइड बनी हुई है। तो क्या करोगे आप? ये जो कार्य है आरबीआई के कार्य, वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो इसकी स्लाइड ज्यादा हो सकती है अन्य स्लाइडों के तुलना में। तो क्या हुआ? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।